हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, जी हाँ बच्चों, या फिर यूं कहें कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड, 1 से लेकर 1.5 घंटे का ये स्पेशल महा एपिसोड क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप हिंदी ए या हिंदी आवे कहते हैं, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हां, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 1-2 दिन में ही, यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 21 फरवरी 2026 को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 23 फरवरी 2026 को आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों ही शिफ्ट के बच्चों की पेपर के लिए आज हम लेकर आए हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हां बच्चों, इस 1 से लेकर 1.5 घंटे के एपिसोड के अंदर आप यकीन मानो कि आपको ये जो दूसरा वाला सैंपल पेपर है ना, आपको मैं इतनी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे समझाऊंगा, जिससे कि नो डाउट आपके एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी होगी। एग्जाम के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है ये भी हो जाएगी, पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम अपने पेपर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक बार पेपर का पैटर्न समझ लो। पेपर में कुल मिला के आपके 15 प्रश्न और 4 खंड होने वाले हैं, खंड का, ख और गा। अब देखो, खंड का जो रहेगा इसमें आपके 2 प्रश्न होंगे, है ना, और ये इस तरीके से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, टोटल 10। खंड खा जो रहेगा बच्चों, ठीक है, खंड खा, इसमें होंगे टोटल आपके 4 प्रश्न। और ये प्रश्न कैसे होंगे पता है, जो भी आपका व्याकरण है ना, सारे के सारे व्याकरण के टॉपिक इसके अंदर होंगे, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ठीक है, और चौथा अलंकार। तो इन सारे टॉपिक्स को, सारे व्याकरण को बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। ओके, और अब जो हमारा अगला खंड है ना, खंड नंबर का, जिसके अंदर हमारे 5 प्रश्न हैं, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस खंड के अंदर आपकी जो दोनों बुक्स है ना, इन बुक्स के हम डिस्कस करेंगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को, जिसके हाईली चांसेस हैं कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों फिर आता है सबसे आखिर में खंड नंबर घ, जिसमें होंगे 4 प्रश्न। और पता है बच्चों, ये जो आपके 4 प्रश्न हैं ये रचनात्मक वाले होंगे। और क्या क्या होगा इनमें, इनके अंदर आपका सबसे पहले अनुच्छेद लेखन, ठीक है, पत्र लेखन, इसके अलावा आपका ईमेल लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, सूचना लेखन हो गया, सारे के सारे टॉपिक एक एक करके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप यकीन मानो बच्चों कि आज का हमारा ये जो तकरीबन 1.5 घंटे का महा एपिसोड है ना, आपके पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी अच्छी करना चाहते हो, ठीक है, चाहते हो कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आओ, तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। बहुत अच्छे से ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। और हाँ बच्चों, ये तो अभी दूसरा पेपर है, ये जो अभी 1-2 दिन का टाइम है ना हमारे पास, इन 1-2 दिन के अंदर ही हम आपको कम से कम 8 से 10 हिंदी के सैंपल पेपर करवा देंगे। हैं सर, 8 से 10? जी हाँ, 8 से 10 सैंपल पेपर करवा देंगे। ठीक है, सारे सैंपल पेपर की वीडियोस आई बटन में आपको मिल जाएंगी, तो कोई वीडियो मिस हो जाए तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने सैंपल पेपर 2 के इस 1 से 1.5 घंटे के एपिसोड को। रेडी हो बच्चों समझने के लिए? आप तैयार हो? मैं रेडी हूं आपको अच्छे समझाने के लिए। तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। ओके, तो फाइनली बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने खंड का के अंदर, जो कि है अपठित बोध वाला, यानी कि पहला सेक्शन यहां से शुरू होता हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और यह है 7 नंबर का। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं इसको और फिर इसके उत्तर लिखेंगे, है ना। चलिए यहां से शुरुआत करेंगे, मेरे साथ आप भी पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की महान कवित्री और लेखिका थी। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। महादेवी वर्मा का साहित्य जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था। तो बच्चों जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे जरूर लिख लिया करें। ठीक है, मतलब अंडरलाइन कर लें, जैसे कि महादेवी वर्मा जी साहित्य की महान कवित्री और लेखिका हैं। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका जो साहित्य है वो जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। ठीक है,
इन साहित्य में महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानता और मनुष्य की संवेदनाओं की गहरी समझ थी। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा का काव्य बेहद ही भावुक और संवेदनशील था। उनकी कविताएं न केवल व्यक्तिगत दुख और संताप को व्यक्त करती थी, बल्कि समाज के प्रति उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता जो है उसका प्रतीक थी। उनका काव्य जीवन के दुखों और संघर्षों को गहराई से व्यक्त करता था। स्मृति, नीरजा, रश्मि ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो उनके कविताओं की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा ने न केवल कविता बल्कि निबंध, गजल, कथा इन सभी से साहित्य में योगदान दिया है। उनका साहित्य आज भी हमें जीवन और समाज के बारे में गहराई से सोचने को प्रेरित करता है। बच्चों, महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको 11वीं क्लास में पढ़ाने को मिलेगा, तो आप जुड़े रहिएगा। 11वीं भी हम आपको पढ़ाएंगे और 10वीं भी आपको पढ़ाएंगे और 12वीं भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, बस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, महादेवी वर्मा जी किस साहित्यिक धारा से संबंधित थे? तो अभी हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। किस साहित्यिक धारा से संबंधित थी बच्चों? अभी आपको बताते हैं। ये देखो, वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी। तो कौन सी धारा है बच्चों? छायावाद। ओके। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, महादेवी वर्मा जी का जो काव्य है वो किस पर आधारित है? इसके बारे में हमें ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं, फिर इसमें से सही का चयन करना है। तो पहला है बच्चों, महिलाओं की स्थिति पर आधारित है, बिल्कुल सही। सामाजिक असमानता पर आधारित है, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत दुख और संवेदनाएं हैं, बिल्कुल सही। आधुनिक साहित्य के बारे में गलत, आधुनिक साहित्य इसमें नहीं है, मतलब कि जिसमें 1 2 3 सही हो। ये देखो रहा पहले वाला 1 2 3 ये हमारे सही है बच्चों, ठीक है। आगे, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी नहीं है? तो बच्चों स्मृति, नीरजा, रश्मि ये तो हैं, लेकिन सूरसागर नहीं है। अब सूरसागर किसकी है बच्चों? सूरदास की है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। महादेवी वर्मा के काव्य का प्रमुख विषय क्या था? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा, महादेवी वर्मा का काव्य, इनका जो मुख्य रूप है ना, ये महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानता और जीवन के दुखों को व्यक्त करता था। उनकी काव्य में भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता का विशेष स्थान था। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का साहित्य किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है? तो भाई इसमें आपको अपनी बातें भी लिखनी होंगी, पैसेज को पढ़ के आपने जो समझा है ना। तो मैंने ये समझा कि महादेवी वर्मा का साहित्य हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। उनके काव्यों में भावनाओं का, सामाजिक मुद्दों का, जीवन के संघर्षों की सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है और यही उद्देश्य हमें एहसास दिलाता है, ठीक है। यही हमें जीवन का सही अर्थ और जीवन का उद्देश्य का भी एहसास कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला वाला ये खंड था बच्चों, इसका क्वेश्चन 1 पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अगले वाले को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है हमारा काव्यांश का। तो हमें यहाँ पे काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा है, रात चाहे कितनी भी अंधियारी हो, सपनों की लौ कभी बुझने ना पाती हो। रात चाहे कितनी भी अंधियारी हो, यानी कि कितनी भी परेशानी आ जाए, जो सपने की लौ है वो कभी बुझना ना पाए। मेहनत का उजाला जो साथ में हो, हर कठिनाई में राह बन जाती है। अगर मेहनत करेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हम दूर कर सकते हैं। चट्टानों से टकराकर नदी ने रास्ता पाया, बूंद बूंद से सागर का आकार बनाया। जैसे नदियां जो होती हैं वो चट्टानों से टकरा कर अपना रास्ता बना ही लेती हैं, उसी प्रकार से जो एक बूंद होती है, एक बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, तो बूंद बूंद से यहाँ पे सागर बनाया गया, ठीक है। हर चुनौती में जो मुस्कुराना सीख लेता है, जीवन की बाजी वही जीत लेता है। अर्थात आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएं, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। चाहे आपकी वाट लगी पड़ी हो, कितनी भी आपकी ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से रहोगे ना, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप विद स्माइल उसको फेस करोगे, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी और जीवन की बाजी वही जीतता है। सपनों को पंख चाहिए, मेहनत का सहारा चाहिए। सपनों को पंख चाहिए, मेहनत का सहारा चाहिए। संघर्षों में डटो रहो, यही है सितारे का इशारा चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, दोबारा सुनो। सपनों को पंख चाहिए, मेहनत का सहारा चाहिए। सपनों को पंख चाहिए, मेहनत का सहारा चाहिए। संघर्ष में डटे रहो, यही है सितारे का इशारा चाहिए, ठीक है। हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करना, क्योंकि सूरज भी रात के बाद ही
चमकना, मतलब क्योंकि सूरज भी रात के बाद ही चमकना, कुछ ऐसी बातें हैं। तो मेहनत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आओ क्वेश्चन को समझते हैं। रातें चाहे कितनी भी अंधियारी हो, सपनों की लो कभी झुकने ना पाती हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कठिनाइयों के बावजूद सपने जीवित रहते हैं। कठिनाइयां कितनी भी आ जाएं, सपने हमेशा जीवित रहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पद्यांश के अनुसार हमें सही कथन को पढ़ना है। तो देखो, कविता में मेहनत को सफलता की कुंजी बताया गया। अगर सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अगर पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो देखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना आंसर लिखे तो नंबर मिलेंगे नहीं, है ना। इसके आगे, कविता में चुनौतियों का सामना करने का साहस सिखाया गया है। बिल्कुल सही बात है। कविता में क्या कहा गया है कि हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। कविता में भाग्य को मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया, गलत है। जबकि मेहनत को भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी कि 1 और 2 ये हमारे सही हैं। ठीक है। तीसरा एमसीक्यू, चट्टानों से टकराकर नदी ने रास्ता पाया। इसका क्या मतलब बच्चों? इतना मतलब है कि कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करने से मार्ग मिल ही जाता है। वो कहते हैं ना, कहावत है ना, कि जब ईश्वर आपका एक दरवाजा बंद करता है तो आपके लिए वो 100 दरवाजे और खोलता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपकी सिचुएशन वर्स्ट कंडीशन में पहुंचे तो हमेशा अपने आप को पेशेंस में लाइए, यानी कि शांत रखिए, धैर्य रखिए, और जो हो रहा है उसको स्माइल के साथ में फेस कीजिए। समय ही तो है, बदल जाएगा। अभी अच्छा है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा, है ना। ये चीज होती है बच्चों। आगे, हर चुनौती में जो मुस्कुराना सीख लेता है, जीवन की बाजी वही जीत लेता है। इसका मतलब क्या है? यह पंक्ति हमें बताती है कि जो व्यक्ति मुश्किल हालात में सकारात्मक रहता है, हार नहीं मानता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। सूरज भी रात के बाद ही चमकना, इससे मतलब क्या है? इसके मतलब है, कवि ये कहना चाहते हैं, हर अंधकार के बाद उजाला आता है, कठिन समय के बाद सफलता और खुशी के पल आते हैं, है ना। इस तरीके से लिखना है बच्चों। ओके, आ गया समझ? चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हुआ अब यहाँ पे जो पोयम थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने समझा दिया है। चलो बच्चों, अब हम शुरुआत करेंगे अपने अगले खंड को। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, बहुत बढ़िया खंड भी है हमारा, व्याकरण वाला है, खंड का व्यावहारिक व्याकरण। अब इसमें देखिए, पहला वाला है कि उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से, बहुविकल्पीय नहीं नॉर्मल है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड, तो 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें से 4 आपको करने हैं। तो सबसे पहले समझिए एक ग्रामर को। देखो, उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया पढ़, ठीक है, पढ़ का यानी कि पढ़ा हुआ या फिर पढ़ रहा, ऐसे, ठीक है। मैंने उपसर्ग लगा दिया अन, तो अन लगाया, क्या बन गया? अनपढ़, यानी कि बिना पढ़ा हुआ, है ना। अब मैंने एक लिया है मान लीजिए मोल, ठीक है, जिसका कोई मूल्य है 10 रुपये 20 रुपये, लेकिन इसमें उपसर्ग लगा दिया अन, तो इसका क्या मतलब बन गया? अनमोल, यानी कि अब इसका कोई मूल्य नहीं, यानी कि इसको कोई खरीद नहीं सकता है, अमूल्य हो गई है ना। तो ऐसे देखो, मैंने कुछ उपसर्ग ले रखे हैं और उनसे बने हुए शब्द भी लिख रखे हैं। इस टेबल को आप याद कर सकते हो। ठीक है, प्रत्यय की बात करेंगे, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना दें। जैसे कि इक प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाए। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा शब्द है इतिहास, अब मैंने इसमें इक जोड़ दिया तो क्या बन गया? ऐतिहासिक। मेरा शब्द है समान, ठीक है, और मैंने इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? समानता। ऐसे ही मैंने ये 3 प्रत्यय लिए हुए हैं और इन तीनों ही प्रत्यय के मैंने देखो क्वेश्चन भी ले रखे हैं। ठीक है, क्या शब्द बनेंगे, मूल शब्द क्या बनेगा, वो भी ले रखा है ना बच्चों। चलो अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को पता चलता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपरिचित जो अपरिचित शब्द है इसमें उपसर्ग पहचान कर लिखे। तो देखो इसमें ना हम अगर इसका हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? उपसर्ग हमारा आ जाएगा और मूल शब्द निकलेगा हमारा परिचित। ठीक है, परिचित यानी कि जिससे हम परिचित हों। अपरिचित अगर आ लग गया तो अर्थ क्या बदल गया? जिसे हम नहीं जानते, अपरिचित। सर्व उपसर्ग को लगाकर एक शब्द लिखिए। तो बच्चों सर्व उपसर्ग को लगा के यहाँ पे मैंने कई शब्द लिख दिए हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय, सर्वसंपन्न, सर्वमत, सर्वसम्मत, है ना, इस तरीके से। अब क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान के लिखिए। तो बच्चों आध्यात्मिक शब्द में हमारा जो अध्यात्म है ये मूल शब्द है, और जो इक होगा बच्चों, इक, ये हमारा प्रत्यय है। अगला, निष्कलंक शब्द में निहित उपसर्ग को पहचान कर लिखिए। बच्चों निष्कलंक शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें 3 चीजें हैं, लेकिन
9th के हिसाब से बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। मूल शब्द है, एक सेकेंड, उपसर्ग निकालना है ना। हाँ देखो इसमें जो है ना कलंक थोड़ा सा इधर उधर हो गया। जो हमारा मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द वो कलंक है, ठीक है, नहीं निश, हाँ ठीक है, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो कलंक जो है ना, कलंक ये हमारा मूल शब्द है, ठीक है, और जो ये निश है ये हमारा उपसर्ग है, थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। उपसर्ग है निश, मूल शब्द है कलंक, तो इस तरीके से निश कलंक। ओके, मय प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। तो मय यानी कि प्रेममय, रंगमय, उत्साहमय, संगीतमय, हास्यमय, भयमय, दुखमय, है ना। और भी आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो जैसे कि सर्वशक्तिमान, इसमें सर्व उपसर्ग निकालिए। तो उपसर्ग है सर्व, मूल शब्द है शक्तिमान। अब जैसे निस उपसर्ग से आपको शब्द वो बनाना है शब्द, तो निष्कलंक, निष्क्रिय, निष्कर्ष, निष्कासित, निश्चल, निष्प्राण, है ना। चिकित्सा शब्द में से मूल शब्द निकालो, तो चिकित्सा मूल शब्द हो जाएगा, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और आधिकारिक शब्द में प्रत्यय निकालिए, तो आधिकारिक में अधिकार मूल शब्द है, प्रत्यय एक है, ठीक है। दायक से एक शब्द बनाइए प्रत्यय से, तो लाभ दायक, दुख दायक, ऐसे करके है ना। तो ये मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ है आपको। ओके, चलो अब हम लोग समास को देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है समास वाला, कि इससे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो चलो पढ़ते हैं। देखो पहला दिया गया है गगनचुंबी समस्त पद का विग्रह लिखिए। अब देखिए गगनचुंबी, इसका मतलब क्या है, गगनचुंबी अर्थात आकाश तक पहुंचने वाला। तो जहां तक ऐसे शब्द होते हैं तो उसमें क्या आता है, बहुव्रीहि समास आता है बच्चों। क्या, बहुव्रीहि समास। ओके, अगला आश्रमवासी शब्द में निहित समास को लिखिए। तो आश्रमवासी में क्या हो जाएगा, वासियों के लिए आश्रम, है ना, तो क्या होता है, तत्पुरुष तत्पुरुष समास। आगे देखो, एक शब्द में 2 गुण होते हैं जिससे नया अर्थ उत्पन्न होता है, जैसे कि द्विगुण, द्विगुण यानी कि द्विग जमा गुण अर्थात 2 गुणों वाला। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी किसी के शुरुआत में आपको अंक दिख जाए, जब भी अंक दिख जाए तो याद कर लो वहां पे रहेगा द्विगु समास। अंक यानी कि द्विगु समास, क्योंकि इसके शब्द में ही 2 है ना, इसीलिए। अब क्या है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण लिखिए। तो अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है किसी बिना कारण के, इसके अलावा, जैसे ही, उसमें से, ऐसे ही, है ना। युद्ध क्षेत्र शब्द में निज समास को लिखिए। तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है, युद्ध और क्षेत्र, ठीक है, युद्ध क्षेत्र द्वंद्व समास। और भी समास के क्वेश्चन हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुरूपिया का समस्त पद लिखिए। तो बहु प्लस में रुपया अर्थात कई रूपों वाला। गौशाला शब्द में निसमास लिखिए, तो जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है, एक ये वाला हो गया। तो सारी चीज बता रखी मैंने ऑलरेडी आपको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताया गया है बच्चों कि निर्देश अनुसार क्या करना है, आपको ना अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहचानने हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के क्वेश्चन दिए गए हैं 5, जिसमें से कोई 4 करने। अब मैं पहले आपको सारे समझा दूं, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इसमें किसी बात को पूछा जाता है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी भी कार्य को मना किया जाता है, निषेध व्यक्त होता है, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। विस्मयादिबोधक में क्या होता है, आश्चर्य होता है उसमें, या फिर कोई दुख होता है, जैसे कि अरे ये क्या हो गया, है ना। संदेहवाचक में किसी संदेह को दर्शाया जाता है, कोई चीज अनिश्चित हो उसे दर्शाया जाता है, जैसे कि शायद वो आएगा, शायद आज बारिश होगी, है ना, ऐसे करके। उसके बाद इच्छावाचक में क्या होता है, इसमें हम अपनी इच्छा को या आशीर्वाद को प्रकट करते हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। संकेतवाचक में जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत करते हैं। आज्ञावाचक, जो वाक्य किसी आदेश, निवेदन या परामर्श को व्यक्त करते हैं उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। विधानवाचक, जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या सामान्य कथन को व्यक्त करते हैं, जैसे कि आज बहुत ठंड है ना, और आज बहुत गर्मी है, आज लाइट नहीं है, इस तरीके से। ओके, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, क्या ये सच है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, क्या ये सच है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम 9वीं की क्लास में हिंदी में 80 में से 70 नंबर ले आए, ये सच है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, इसमें ना वो आश्चर्य हो गया है, तो क्या है, विस्मयादिबोधक है। अब कैसे पहचानो कि विस्मयादिबोधक है, जब भी किसी शब्द में अरे, वाह, ओ, उफ, हाय
ऐसे शब्द हों या फिर जहां पे लगे कि आश्चर्य हुआ है, वहां पे समझ लो विस्मयादि है। एक कप चाय लाकर मुझे दे दो, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपके पिताजी आपसे कहते हैं जाओ मम्मी चाय बना रही होगी, एक कप चाय लाके मुझे भी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य भेद क्या है, आज्ञावाचक है। तो कृपया या आदेश, तुरंत, ध्यान या करें, तो ये सब क्या है, आज्ञावाचक है। संकेतवाचक का एक उदाहरण दीजिए। वह क्या करना चाहता है, क्या तुम जानते हो। वो कोई और कुछ कर रहा होता है ना, तो कोई पूछता है वो जो है वो क्या करना चाहता है, तुम्हें पता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण लिखिए। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे मिलोगे, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, इस तरीके से। जो वाक्य किसी कार्य ना करने या निषेध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाएं, सिंपल सी बात है, निषेधवाचक ही तो होगा, निषेध है इसमें तो, है ना, मना किया जा रहा है, बस हो गया, है ना। अब कुछ मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये पिछली वीडियो में करवाए थे मैंने आपको। इन क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ भी सकते हैं इजीली, ठीक है, मैं दिखा देता हूं सारे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 अलंकार। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 के उत्तर देने हैं। तो पहले अलंकारों को हम समझते हैं ग्रामर में, ठीक है। देखो बच्चों, सिलेबस में 3 ही टाइप के आपके अलंकार हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरे हैं यमक, तीसरे हैं आपके श्लेष। एक एक करके समझते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं कि किसी भी वाक्य या पद में जब एक ही अक्षर की या ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो इसमें जो राज एक अक्षर है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें जो चार एक अक्षर है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। इसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं, है ना। तो ये अनुप्रास है। अगला है यमक। जब एक ही शब्द वाक्य या पद में 2 से अधिक बार आए और उसका प्रयोग बार बार अलग अर्थ में हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। शब्द यानी कि एक ही रहेगा और 2 बार प्रयोग होगा और हर बार अर्थ भी अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है बेर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, तो 1 बेर टाइमिंग है, 1 बेर फल है, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी माद कथा अधिकाय, तो 1 कनक धतूरा है, 1 कनक सोना है। ऐसे ये वाला भी है ना। ये चीजें होती हैं बच्चों। अब अगला है श्लेष। इसमें क्या होता है, जब किसी शब्द के 2 या अधिक अर्थ हो, ठीक है, एक ही शब्द हो लेकिन 2 या अधिक अर्थ हो और वाक्य में दोनों का उपयोग हो, तो उसे कहते हैं। जैसे कि सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यावचारी चोर, तो सुबरन का अर्थ कवि के लिए, व्यावचारी के लिए, चोर के लिए अलग है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो पानी जो है ये मोती मानस चून सभी के लिए अलग है। पिया मिलन को आतुर मन मोरो व्याकुल होए, तो यहाँ पे जो पिया है ये क्या नाम है, इसके शब्द का उपयोग कई बार है। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो यहाँ पे जो ता अक्षर है इसकी कई बार आवृत्ति हुई है, तो क्या है, अनुप्रास। जीवन की यात्रा में यात्रा ही जीवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, जीवन की यात्रा में यात्रा ही जीवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक शब्द है, 2 बार आया है, दोनों बार मतलब अलग है, यमक। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, ठीक है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, एक ही शब्द है, मधुवन की छाती। एक तो मधुवन की छाती देखो, दूसरा इसकी कलियां सूख गई हैं, यानी कि इसकी जो नार नहीं होती है, नार बेल, वो सूख गई है ना। तो एक ही शब्द है, उपयोग इसका 2 या दूसरा अधिक है, तो श्लेष। जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर ही पतन होता है, देखो जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर ही पतन होता है, ठीक है। एक है रास्ता जिस पे हम चलते हैं, उसी का नाश भी होता है, तो ये क्या है, यमक। चंचल चकोर चांदनी में चमके, तो यहाँ पे चा 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 ये बार बार आया हुआ है, तो ये आपका अनुप्रास हो गया। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें क्या क्या अलंकार है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। सारी मैंने लिख रखे हैं अच्छे तरीके से, पिछली वीडियो में समझाए हुए भी हैं। ओके, फाइनली बच्चों खंड खा हमारा पूरा हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले खंड को। खंड गा है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसके 2 क्वेश्चन अभी और करेंगे, फिर हमारा ये पेपर पूरा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ पे जो है ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी के संबंध में आप चाहें तो पढ़ लें, मैं सीधा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। टाइम कम है इसलिए सीधा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मेरे बचपन के दिन
जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो याद रखिएगा, मेरे बचपन के दिन कविता की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो ये जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है? किस विधा में लिखा गया बच्चों? फटाफट से सोचेंगे, किस विधा में ये पाठ लिखा गया है? जल्दी याद करें। संस्मरण है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है? देखो कहानी तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने अपने बारे में लिखा है। संस्मरण होता है जब किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद कोई और उसकी याद में लिखे, है ना। निबंध में सजीवता नहीं होती उतनी, तो ये क्या है? ये उनका उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है? उनका उपन्यास है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या है? अध्याय के अनुसार निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जिसमें से आपके कम से कम 4 MCQ का आउटपुट निकलेगा। क्या? गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, इनका नाम था मनमोहन वर्मा जी। बिल्कुल ठीक है, मनमोहन को यह नाम उनके ताई ने दिया था। बिल्कुल सही है। क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में महादेवी की पहली सहेली बनी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग 200 वर्षों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए उनके दादा ने, उनके पिता ने दुर्गा माता की बहुत सारी पूजा की, तब जाके एक लड़की पैदा हुई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जितनी बातें दे रखी हैं सब सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है सुभद्रा कुमारी के छात्रावास छोड़कर चले जाने के बाद कौन उनके कमरे में लड़की रहने आई? ठीक है, अर्थात महादेवी जी के कमरे में सुभद्रा कुमारी जी पहले रहती थी, अब वो गर्ल्स हॉस्टल छोड़ चली गई, तो अब उनके कमरे में रहने के लिए कौन आया? तो कौन आया था बच्चों? वो थी जेवुन्निसा। क्या नाम था? जेवुन्निसा। मराठी लड़की, याद रखना जेवुन्निसा कैसी थी? एक मराठी लड़की थी। इसका संबंध किस स्थान से था जो महादेवी वर्मा के साथ रहती थी? ठीक है, तो किस स्थान से था बच्चों इसका संबंध? कोल्हापुर से। ठीक है, किससे? कोल्हापुर से। अब देखो बच्चों, इसी अध्याय के अनुसार हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके अर्थ को पहचानना है। तो पदक, पदक है प्रशंसा सूचक पुरस्कार। सोने चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार देने के रूप में जाता था, उसे पदक कहते थे। लहरिया क्या होता है? लहरिया रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है, उसे लहरिया कहते हैं। वाइस चांसलर का क्या होता है? इसे कुलपति कहते हैं। नक्काशीदार का क्या मतलब होता है? बेल बूटे के काम से युक्त व्यक्ति। ठीक है, इस तरीके से तो जितनी भी बातें हैं, पदक, लहरिया, वाइस चांसलर, नक्काशीदार, सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। तो इसीलिए गा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे चैप्टर वाले हैं। तो निर्धारित पद्य पाठों के आधार पे 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। ये हैं आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो क्या कहता है। झूरी अपने बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? ठीक है, तो झूरी जो था हीरा मोती के साथ में कैसा व्यवहार करता था? झूरी अपने बैलों हीरा और मोती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह उन्हें प्रेम से भूसा खिलाता और उनकी पीठ सहलाता और उन्हें नहलाता। झूरी अपने बैलों को कभी नहीं मारता था और वह हर समय बैलों के हितों की चिंता करता था। इसीलिए बैल, हीरा और मोती भी झूरी के व्यवहार से काफी प्रसन्न थे, तभी तो वो गया के हाँकने पर भी नहीं जा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, इसको समझाइए। आओ बच्चों समझते हैं। देखो, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को गहरे तरीके से प्रभावित कर रही है। यह संस्कृति निरंतर वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाओं के प्रति हमारी चाहत को बढ़ावा देती है, जिससे लोग अधिक खरीदारी और खर्च करने की प्रवृत्ति में फंसते चले जा रहे हैं। विज्ञापन, सोशल मीडिया, इन सभी ने हमें नई नई चीजों की ओर आकर्षित किया है, जिससे हमारी प्राथमिकताएं और जरूरतें बदल जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में मानसिक तनाव, असंतोष बढ़ सकता है, जबकि पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिक उत्पादन और कचरा बढ़ता चला जाता है। और आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। अंधाधुंध इस उपभोक्तावादी संस्कृति के पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते चले जा रहे हैं। तो बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित किया है। अब कैसे किया है तो वो यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो ये आंसर तो मे भी सबको आता होगा कि बचपन में खेल खेलते समय सालिम अली की खेल वाली एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर जमीन पर गिर गई। उस घायल गौरैया को देखकर उनका हृदय पिघल गया। इस घटना ने उनके जीवन में नई दिशा दी और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, इस तरीके से था। आगे की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारा। देखो, इनमें से किसी एक पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करो। किसी एक में व्यंग्य समझाना है। जैसे कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। सही बात है, जूते बहुत महंगे होते हैं टोपी से। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई, अब जूते की कीमत और बढ़ गई है। अब एक जूते पर इतनी कीमत बढ़ गई है कि 25 टोपियां खरीदी जा सकते हैं। इसके अलावा तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम्हें पर्दे का महत्व नहीं पता और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो आओ एक एक करके समझते हैं। पहले देखो, हम व्यंग्यों की बात करेंगे। ठीक है, वो जो टोपी वाली लाइन थी पहले, उसकी बात करेंगे। देखो, व्यंग्य, जूते को ताकत और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि टोपी सम्मान का प्रतीक होती है। आजकल पैसे और ताकत के बल पर लोग सम्मानित व्यक्तियों को झुकाने को भी मजबूर कर देते हैं। लोगों के पास इतना पैसा है कि सम्मानित लोगों को भी मजबूर कर देते हैं झुकने के लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अब स्वाभिमान और आत्मसम्मान को त्याग कर केवल पैसे की ताकत को महत्व देने लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या था? दूसरे वाले, हाँ, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पे मरते हैं। व्यंग्य है इसमें कि लोग अक्सर अपनी गलतियों और खामियों को छिपाने के लिए पर्दे का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी इसके विपरीत थे। उन्होंने कभी अपनी कमी या दोषों को छिपाने की कोशिश नहीं की। वे अपने अंदर और बाहर से जैसे भी थे सच्चे और ईमानदार थे, तभी तो आज उन्हें पढ़ते हैं, है ना, ये चीजें। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है, लहसा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उस समय हथियारों के संबंध में कोई कानून था नहीं, तो इसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे, यात्री आते थे कभी कभी, तो उनको कैसा खतरा बना रहता था। तो आ जाओ समझते हैं। देखो, एक सेकंड। हाँ, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान तथा लूटने का खतरा बना रहता था। इसीलिए लोग हथियारों को लाठी, डंडे इसकी तरह लेकर चलते थे। यहाँ डाकू लुटेरों का खतरा बना रहता था और डाकू लुटेरे पहले आदमी को मारते थे और फिर लूटते थे। ये तो वही बात हो गई ना, पहले ध्यान से किसी को मार दिया फिर पूछ ले, हाँ भाई क्या गलती थी तेरी ऐसा कुछ। और मरने वालों का कोई गवाह भी नहीं होता था, इसीलिए इन डाकू लुटेरों को सजा भी नहीं मिल पाती थी। दैट्स वाई तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेके घूमते थे। बच्चों, ये जो सेम आंसर है ना, इस आंसर में भी लिख सकते हो कि बताइए तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर क्यों घूमते थे। इसके बारे में तो सेम आंसर लिखना है जो क्वेश्चन एक पहले बताया और जो ये वाला है ना, इस तरीके से। ओके प्यारे बच्चों, तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से बच्चों, क्योंकि यहीं से तो हमारा शुरुआत होगा, क्योंकि बाकी के ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। चलो बच्चों, यहाँ पे क्या है, पठित पद्यांश पर आधारित एमसीक्यू प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर कुछ बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पे जो कवित्री है वो बेसिकली मुक्ति पाना चाहती है, उसके लिए वो बहुत सारे कर्म करती है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती। तो वही बात है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, रस्सी कच्चे धागे की, इससे कवित्री का क्या तात्पर्य है। तो ये जो लाइन यहाँ पे यूज की गई ना बच्चों, ये वाली, कहाँ गया, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, यहाँ पे सांसों का संबंध है। रस्सी कच्चे धागे की यानी कि सांसों के संबंध को बताया गया है, ठीक है। कवि के अनुसार या कवित्री के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों फिर से ये एक वो एमसीक्यू है जिसमें से आपके 4 एमसीक्यू का आउटपुट निकलने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो बच्चों क्या कहा गया है,
वाक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? वाणी, यानी कि वाक शब्द का मतलब क्या होता है? वाणी। लखत जी जिस देवता में गहरी आस्था रखती थी वो थी शिव, यानी कि ये कवित्री भगवान शिव की पूजा करती थी। ठीक है, कवित्री ने जहां जाने की इच्छा व्यक्त की है, तो उन्होंने कहां जाने की इच्छा व्यक्त की है? परमात्मा के घर। ठीक है, कवित्री ने नाव का उपयोग जिस रूप में किया है, तो नाव का उपयोग किस रूप में किया बच्चों? जीवन के रूप में। ठीक है, तो जितनी भी बातें दी गई हैं सबकी सब सही होंगी बच्चों। ठीक है, तो 1 2 3 4 सबके सब सही हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। कवित्री किस सागर को पार करना चाहती है? भौतिक सागर, भव सागर, हिंद महासागर या फिर जीवन सागर? तो देखो बच्चों को लगेगा भव सागर या जीवन सागर हो सकता है ना, बट यहाँ पे क्या है? भव है। ठीक है, भव सागर इसको पार करना चाहती है। आगे, आधुनिक कश्मीरी भाषा का आधार स्तंभ किसे माना जाता है बच्चों? ध्यान से सुन लो, आधुनिक कश्मीरी भाषा का आधार स्तंभ ये जो हमारी कवित्री हैं इनकी रचनाओं को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला है वाक। वाक का मतलब होता है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गीय रचना है। कच्चे सकोरे का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागों की, यानी कि कमजोर और नाशवान सहारे जिसे कहते हैं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसका मतलब होता है मन मुक्त हो जाएगा, चेतना व्यापक होगी। ठीक है ना, ये चीजें। तो क्या होगा? 1 2 3 4 सारी बातें सही हैं। 1 2 3 4 सारी बातें सही हैं। ओके बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी आपका, सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा। ठीक है, देखो 10वां प्रश्न, पद्य पाठों के आधार पे निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो पेपर में क्या होगा, आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन ले लिए ताकि ये एक्स्ट्रा और समझा सकूं अच्छी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलो देखिए 3 नंबर के आपको ये 3 क्वेश्चन दो नंबर के 3 क्वेश्चन है आपको ऐसे करने हैं। तो देखो पहला क्या है, मान सरोवर से कबीर का क्या आशय है? कबीर ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है? तो आओ बच्चों, ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। मान सरोवर का मतलब है मन रूपी सरोवर, इसमें स्वच्छ विचारों का जल भरा है। इस जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुक्त रूपी मोती चुनते हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारे स्वच्छ विचार जो है उसको कहा गया है। ठीक है, इस जल में जो जीवात्मा रूपी हंस है, हमारी जो आत्मा रूपी हंस है, वो प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मोती चुनते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपको भाई याद करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं ना इन चीजों को। आगे, कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जो केवल ईश्वर की भक्ति करता हो, उसे पाने का प्रयास करता हो और सांसारिक वस्तुओं की चाह ना रखता हो। वह लोभ मोह माया इनसे दूर हो। उसके लिए सांसारिक बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधा नहीं बनते, कभी भी नहीं। जो इन चीजों से दूर है, ईश्वर की भक्ति करता है, सांसारिक मोह से, सांसारिक वस्तु से कोई चाहत नहीं रखता, उसके लिए सांसारिक बंधन कोई भी उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकते। ये है सच्चे प्रेम की कसौटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सवैये के आधार पे भाव स्पष्ट कीजिए। तो सवैये में है कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन उपारवारों। ठीक है, तो पहले इसका देखते हैं फिर दूसरा वाला सुनेंगे। देखो यहां पे कबीर रस खान इस पंक्ति में, देखो ध्यान से पढ़ लो पंक्ति को दोबारा से। देखो क्या कहा गया है, कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपरवारों। ठीक है, अब देखो क्या है, कबीर रस खान इस पंक्ति में कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु के प्रति अपने असीम प्रेम को व्यक्त करते हैं। वह ब्रज के करील के कुंजों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने यही रासलीला रचाई थी। कवि इन कुंजों को स्वर्ण के महलों से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है बच्चों, कि मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है गोपी श्री कृष्ण की मुस्कान को देखकर अपनी सारी सुध-बुध खो देती है। उनकी मुस्कान में एक विशेष आकर्षण है जो गोपी को पूरी तरह से सम्मोहित कर देता है। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती और कृष्ण के प्रति
पूरी तरह समर्पित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखना है। ओके, चलिए तो खा वाला हमारा पूरा हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कैदी और कोकिला कविता में हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया बच्चों? तो कैदी और कोकिला में जो कविता है इसमें हथकड़ी को गहना क्यों कहा गया बच्चों? आओ समझते हैं। देखो, कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि उसके लिए ये हथकड़ियां कोई बंधन नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी और इस संघर्ष में वे किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं करते थे। उनके लिए ये गहना बन गया था, ना कि कोई बंधन। ठीक है, क्या बन गया था? गहना, ना कि कोई बंधन। ठीक है, ये प्रतीक है उनकी गर्व का, उनके क्रांतिकारी विचारों का। ओके, इसीलिए वो कोई बंधन नहीं बल्कि हथकड़ी गहना है उनके लिए। ठीक है, अगला, ग्राम श्री कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो आओ बच्चों देखते हैं। ग्राम श्री कविता में बताया गया गांव का चित्रण, कविता में गांव के किनारे स्थित किसी गांव का चित्रण है। कहां पे? कविता में गंगा जी के किनारे स्थित किसी गांव का चित्रण है और यह उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में आता है। इन इलाकों में गंगा नदी के किनारे हरियाली, कृषि और जीवन प्रचुर मात्रा में यहाँ पे विस्तृत होता है। यह इलाका गंगा के मैदान के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ खेत और बाग बगीचे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कहाँ का है? गांव के स्थित, गंगा नदी के स्थित किसी किनारे गांव का है। ठीक है, अगला, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों देखा? तो दोनों है कि मेघ जो थे इनको बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है और लता रूपी बादल है। ठीक है, मतलब लता ने बादल रूपी मेहमान को कैसे देखा और क्यों? तो आओ बच्चों दोनों क्वेश्चन देखते हैं। बादल काले और घुंघराले होते हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। ठीक है, बादल कैसे होते हैं? काले घुंघराले होते हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। इंद्रधनुष उनकी शोभा और बढ़ा देते हैं। यह बनावट ऐसा प्रतीत करती है जैसे मानो कोई सज धज के मेहमान गांव में पधार रहा हो। ठीक है, लता ने बादल रूपी मेहमान को एक व्याकुल नव विवाहिता के समान देखा। ठीक है, इसका कारण यह था कि यह मेहमान पूरे 1 वर्ष बाद आया था। उसकी गर्मी और वह वेदना के कारण उसकी बेचैनी और नाराजगी व्यक्त होती है। बादल कब बना था? 1 साल के बाद बारिश जैसा मौसम बना था बादल से, है ना? तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है बच्चों। चलो आखिरी क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई ना कोई बच्चा काम पर आपने जाता देखा ही होगा, फिर भी किसी को कुछ अटपटा आजकल नहीं लगता है। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? अब इसमें अपनी बातें बतानी है। क्या बताना है? जैसे आप कभी देखते हो कि बच्चा कोई काम पे जा रहा है, कोई कूड़ा बीन रहा है या कोई कुछ भी काम कर रहा है, टी स्टोर वगैरह जो भी है, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं इस बारे में। अब किसी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अटपटा भी नहीं लगता। तो ऐसी उदासीनता के पीछे क्या कारण है कि कोई कुछ बोलता ही नहीं इस बारे में? ठीक है, तो क्या कारण है बच्चों? देखो मैं बताता हूं। हर रोज बच्चों को काम पर जाते देखना आजकल सामान्य हो गया है और लोग इसमें कुछ भी लोगों को असामान्य नहीं लगता। इसके पीछे कई कारण। लोग आज ना स्वार्थी हो गए हैं। लोग आज आत्म केंद्रित हो गए हैं, यानी कि वो अपने तक ही सीमित हैं। वे सोचते हैं जब उनका बच्चा सुरक्षित है तो बाकी पर ध्यान देने की जरूरत तो है ही नहीं। इस समस्या के प्रति समाज में जागरूकता की कमी है। लोग इसे सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं। लोग कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, छोड़ो जाने दो, सरकार देख लेगी, है ना? कई लोग बच्चों से काम कराकर मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं, इसीलिए वे इस स्थिति पर विचार नहीं करते। ठीक है, ये बातें हैं बच्चों और ऐसे लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन जितने भी थे, क्वेश्चन नंबर 10th के पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने जो सेकंड बुक के क्वेश्चन है उसको। तो क्या दिया गया है कि 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने 4-4 नंबर के। ठीक है, चलो बच्चों देखो क्या लिखा है। अत्यधिक चिंता की स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं स्मृतियां आने लगती हैं। क्यों? यानी कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, चिंतित होते हो, तो आपको नींद नहीं आती बल्कि यादें सताने लगती हैं, चाहे यादें अच्छी हो चाहे बुरी हो। ठीक है, जब आपको नींद नहीं आती चिंता बहुत होती है। तो क्या लिखेंगे? हाँ, यह कथन सत्य है कि अत्यधिक चिंता की स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं स्मृतियां आने लगती हैं, क्योंकि चारों ओर
बाढ़ आने का शोर मचा हुआ था। ऐसे में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंखों की नींद उड़ गई थी। लेखक का मन उदास, निराश, आशंकित तथा बाढ़ की विनाश लीला से ग्रस्त हो चुका था। उन्हें भूली बिछड़ी यादें और पुरानी स्मृतियां उनके सामने छाने लगी। दरअसल अपने सामने विपत्ति को देखकर व्यक्ति अपने अतीत को याद करने लगता है और उसकी मानसिकता उदासीन हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए बाढ़ की इस विनाश लीला के बारे में सोच करके उनको चिंता के कारण नींद नहीं आई, अपितु उन्हें अपनी पुरानी स्मृतियां जो अतीत में हुआ वो याद आने लगा। अब अच्छा हो या बुरा हो वो तो लेखक के ऊपर है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जब चिंता बहुत ज्यादा होती है तो नींद नहीं आती, नींद ना आए तो फिर क्या होता है, याद सताती है ना, ये चीज है। चलो अगला क्वेश्चन, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। मेरे संग की औरतें पाठ के इस कथन के आधार पे लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि देखो क्या कहा गया है, सच है अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पे इस कथन पे लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व, इन दो की आपको विशेषता बतानी है। ठीक है, विचार व्यक्त करने। ओ रचनात्मक लेखन भैया रुक जाओ अभी अभी पढ़ाएंगे तुमको भी। लेखिका और उनकी बहन दोनों अपने अपने जीवन में दृढ़ और स्वतंत्र विचारों वाली थी। लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी। एक बार बारिश में स्कूल जाने की जिद में वह अकेली चल पड़ी। यह घटना उसके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। लेखिका भी अपने विचारों से स्वतंत्र थी और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रही। कर्नाटक में उन्होंने स्कूल खोल कर यह सिद्ध किया कि अकेले चलने का साहस इंसान को लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। ठीक है, गांधी जी का एक कोट है, एकला चलो रे। क्या है, एकला चलो रे। तो कुछ वो भी ऐसा ही है ना। बस हो गया हमारा आंसर। देखो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको आंसर शीट का आधा पेज भरना है, बस इससे ज्यादा नहीं। अगला देखेंगे बच्चों, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हो। तो बच्चों समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। देखो समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हमें उठाने चाहिए। जैसे कि महिलाओं को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अर्थात महिलाओं को कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और महिला शिक्षा में उनका योगदान देना जरूरी है। हमें अश्लील और सम्मानजनक जो व्यवहार है, जो असम्मानजनक व्यवहार है, इससे बचना चाहिए और महिलाओं के सम्मान को बनाए रखना चाहिए। लड़के लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें समान अवसर देने चाहिए, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी आत्मनिर्भर और स्वस्थ बन सकें, हेल्दी बन सकें, सेल्फ इंडिपेंडेंट। समाज में महिलाओं के योगदान और उनके अधिकारों की रक्षा करनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बच्चों पिछले वीडियोस में भी आपको मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये आपके चैप्टर वाले क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, ये रहे बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसे इजीली आप चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं और ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी होगी ना तो वो इजीली इसको पॉज करके पढ़ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पोएम वाले, बहुत सारे है ना, ये पोएम आप देख सकते हैं, पोएम के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करवाए हुए हैं पहले से ही। ठीक है, चलो अब ये वाला जो है ना हमारा सेकंड बुक, उसके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि इस जल प्रलय पाठ के अनुसार बताइए, बाढ़ की सही जानकारी लेने, बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था, है ना। तो क्यों था भाई, देख सकते हैं पुराण से लिखा हुआ है। ये फिर लेखिका की माँ की विशेषताएं बतानी है मेरे संग की औरतों के पाठ के आधार पे, तो ये रही विशेषताएं। ठीक है, इस तरीके से। और एक क्या है, हाँ, जो रीढ़ की हड्डी कथा वस्तु है ना, इसमें आप एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो किसको मानते हैं, तो वो भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। मैं मानता हूं उमा को एकांकी का अच्छा पात्र है। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी जो है इसका शीर्षक की सार्थकता क्या है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखो कितना बढ़िया तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल सही लिखा है, बहुत सही। फाइनली अब हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों अपने अगले खंड की, खंड नंबर घ, रचनात्मक लेखन का। ठीक है,
अब रचनात्मक लेखन के लिए हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक है बच्चों अनुच्छेद लेखन। 3 विषय होंगे, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखना है संकेत बिंदुओं के आधार पे। अब जैसे कि पहला विषय है खेलों का महत्व, तो जो आप अनुच्छेद लिखें उसमें क्या बताना है आपको, खेलों के शारीरिक और मानसिक लाभ बताएं, खेल में भाग लेने के फायदे बताएं, खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाएं बताएं और खेलों में देश का योगदान बताएं। अब हमें अनुच्छेद लेखन को लिखना है, खेलों का महत्व हमारा टॉपिक है, संकेत बिंदु हमें मिल चुके हैं। तो आ जाओ अनुच्छेद लेखन शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने पहला टॉपिक उठाया है यहाँ पे बच्चों खेलों का महत्व। ठीक है, क्या खेलों का महत्व, तो कैसे लिखेंगे, खेलों का जीवन में अहम स्थान होता है, खेल का जीवन में अहम स्थान होता है क्योंकि ये शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं। खेलों के माध्यम से हम शरीर को मजबूत बनाते हैं और मानसिक तनाव से छुटकारा पाते हैं। नियमित खेलकूद से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है और यह टीम भावना और नेतृत्व के गुण भी सिखाता है। देश में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन ऐसे खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। खेलों से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधार में होता है बल्कि मानसिक के साथ साथ देश का गौरव भी और बढ़ता है। ठीक है, तो खेलों का महत्व न सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है और ना समाज तक, बल्कि व्यक्ति, समाज, पूरे देश के लिए खेलों का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब एक और टॉपिक उठाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके महत्व। तो आपको संकेत बिंदु क्या लिखने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, भारतीय सुरक्षा नीति, आतंकवाद और इसके प्रभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जागरूकता, है ना। तो बस इसी को हम इसमें रख देंगे। अब जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके महत्व, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक देश के अस्तित्व और विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में, आतंकवाद को दूर रखने में, युद्ध को दूर रखने में और अन्य आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए जरूरी है। भारत की सुरक्षा नीति में रणनीतिक सुरक्षा उपाय, सैन्य बलों का शुद्धिकरण और तकनीकी विकास शामिल है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को कड़े उपायों की आवश्यकता है क्योंकि यह देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना नागरिकों के लिए आवश्यक है ताकि वे सुरक्षा के मुद्दों पर समर्पित रूप से काम कर सकें। इसके अलावा एक और टॉपिक है कि विज्ञान और पर्यावरण का संबंध कैसे आपस में, तो इसके बारे में भी आप यहां से इजीली देख सकते हैं बच्चों। कितना बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है मैंने आपको, है ना। ओके, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। 2 तो मैंने आपको समझा ही दिए हैं, बाकी इजीली आप देख लीजिए। चलो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पत्र वाला। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, किसी एक विषय पे पत्र लिखना है। बच्चों ध्यान से सुनो, कल के पेपर में ये होगा कि ना आपको 2 पत्र के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 2। अब 2 किस टाइप के होंगे, 3 टॉपिक में से कोई 2 आएंगे। एक तो सगे संबंधी को आपको पत्र लिखना होगा आपने, ठीक है, दूसरा किसी अधिकारी को पत्र लिखना होगा और तीसरा किसी प्रधानाचार्य को लिखना होगा। तो बच्चों पेपर के अंदर इन तीनों में से कोई 2 आएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई 2 आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको तीनों ही समझाऊंगा कि इनमें से जो भी आए। देखो एक तो पक्का है, क्या, सगे संबंधी और अधिकारी, ये दोनों तो पक्के हैं कि आने ही आने। मोस्ट प्रोबेबली अगर हुआ तो प्रधानाचार्य वाला आएगा क्योंकि ये मिड टर्म में ऑलरेडी पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा चुका है इसीलिए। ठीक है, सो चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पहला वाला, आप मोहित या सुमन हैं। ठीक है, आप मोहित या सुमन हैं। आपके छोटे भाई को ना मोबाइल का सही उपयोग करने और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के सुझाव देते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, क्या करना है, आप मोहित या सुमन हैं, अपने छोटे भाई को मोबाइल का सही उपयोग करने और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने हेतु एक पत्र लिखो अपने छोटे भाई को। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, अपने भाई को लिखेंगे, प्रिय भाई नमस्ते, मुझे आशा है कि तुम अच्छे स्वास्थ्य में होगे। आज मैं तुम्हें मोबाइल का सही उपयोग करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। मोबाइल फोन आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है मेरे भाई। इसका गलत उपयोग हमारी मानसिकता और सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें मोबाइल का सही उपयोग के समय सीमा का पालन करना चाहिए कि मोबाइल का सही उपयोग कितने समय के लिए करना चाहिए और इसे केवल
तुम्हें ना आवश्यक काम करने के लिए उपयोग करना चाहिए। जैसे आप हो, आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए, ये ठीक है, लेकिन घंटे भर 2-2 घंटे के लिए रील्स चला जा रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो तुम उससे पढ़ाई कर लो, है ना। पढ़ाई, खेल या किसी रचनात्मक कार्य में लगाओ। मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए इसे रात को सोते समय दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे ना वो निकलती है वाइब्रेशन, तरंगें निकलती हैं इससे, ठीक है। अगर सर के पास रख के सोएंगे ना तो 2, 4, 5, 10 साल में ब्रेन हेमरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेडिएशन बहुत निकलता है इससे, ठीक है। मुझे विश्वास है भाई कि तुम मेरे सुझाव को समझोगे और इसका पालन करोगे। तुम्हारा प्रिय भाई मोहित, ठीक है। तो मैंने भाई को पत्र लिख दिया है कि मोबाइल फ़ोन का कम यूज़ करना है इस तरीके से ओके। अब दूसरा पत्र है बच्चों, हमें किसी अधिकारी को लिखना है। तो आप समीर या रेखा हैं, अपने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन प्रणाली के बारे में नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए और सुधार की आवश्यकता को बताइए। कचरा प्रबंधन प्रणाली के बारे में नगर निगम को पत्र लिखना है, तो आओ लिखेंगे बच्चों। तो नगर निगम को पत्र लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पता, ठीक है, भेजने वाले का पता। तो हमारा पता क्या है, वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन हमने लिख दिया। आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन, ठीक है, इस तरीके से। तो 100 शांति निकेतन कुंज, करोल बाग, दिल्ली, इस तरीके से। डेट लिखेंगे, डेट पूरी लिखनी है, ठीक है, जैसे 20/2025। मिलेगा किसको ये पत्र, प्राप्तकर्ता कौन है, तो प्राप्तकर्ता है नगर निगम अधिकारी करोल बाग दिल्ली के। विषय क्या है, कचरा प्रबंधन प्रणाली के सुधार हेतु पत्र। चलो लिखेंगे, मान्यवर, मैं समीर रेखा आपके क्षेत्र का निवासी हूं। यहां पर कचरा प्रबंधन के सुधार हेतु इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कचरा प्रबंधन व्यवस्था प्रभावी नहीं है, जिसके कारण कचरा सड़क पर फैल जाता है और यह पर्यावरण पे बहुत ही गंदा असर डालता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित अतिशीघ्र किया जाए और कचरे के निस्तारण के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। यहाँ पे आप 1-2 लाइन में ये भी लिख सकते हैं, कचरे के होने वाली बीमारियां, ठीक है, लोगों को परेशानियां, उसके बारे में भी, ठीक है। आपसे निवेदन है कि इस विषय पे त्वरित कार्यवाही करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, भवदीय नाम और मोबाइल नंबर। बस हो गया हमारा, है ना। बहुत ही सिंपल सा होता है बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बहुत सिंपल होता है। अगला देख लेंगे बच्चों, अगला है प्रधानाचार्य का। आप कृष्णा या सीमा हैं, आपके विद्यालय में सफाई की स्थिति ठीक नहीं है। इस बारे में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए और सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको सिफारिश करनी है, ठीक है। आपके विद्यालय में जो सफाई वगैरह है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, इस बारे में लिखना है। तो प्रधानाचार्य को तो पत्र आपने बहुत लिखे हैं, जैसे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल बालिका विद्यालय जो भी है, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली। विषय क्या है, विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर पत्र। अब कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, प्रधानाचार्य जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं कृष्णा आपके विद्यालय का छात्र हूं। इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में सफाई व्यवस्था की स्थिति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विद्यालय में सफाई की स्थिति बहुत खराब है। कक्षाओं और शौचालयों में गंदगी फैलने से छात्रों को परेशानी हो रही है। यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सफाई कर्मियों की कार्यक्षमता में कमी है और उनकी निगरानी भी ठीक से नहीं की जाती है। इससे विद्यालय का माहौल भी खराब होता है, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए, ठीक है। स्कूल में देखो काफ़ी सफाई जो वो कम है ना, निगरानी भी ठीक नहीं हो रही है, विद्यालय का माहौल खराब हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ प्रधानाचार्य जी कि सफाई व्यवस्था को सुधारा जाए। इसके लिए आप कुछ नए जो सफाई कर्मी उनकी नियुक्ति करें और उसकी निगरानी को भी सुनिश्चित करें, इस तरीके से, है ना। फिर लिखेंगे, धन्यवाद, दिनांक, आपका आज्ञाकारी शिक्षक, आपका नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे गा वाला। आगे देखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन 14। इसमें क्या कहा गया है 14 में कि आपका नाम मोहन है। मोहल्ले की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलना और वाहनों का आवागमन मुश्किल हो गया है, इससे कि यातायात बाधित हो रहा है। कृपया नगर निगम को ईमेल लिखकर अतिक्रमण को हटाने की मांग करें। अतिक्रमण यानी कि लोगों ने इस पर कब्जा जैसा जमा लिया ऐसे करके, ठीक है। तो ईमेल कैसे लिखेंगे बच्चों, ईमेल में सबसे पहले प्रेषक यानी कि सेंडर, तो सेंडर है रोहन, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर नगर निगम अधिकारी, सब्जेक्ट
मोहल्ले में अतिक्रमण की समस्या। प्रिय नगर निगम अधिकारी, मैं रोहन, मोहल्ला गोल्डन वैली, यह पत्र लिखकर सूचित करना चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हो गया है, जिससे पैदल चलने और वाहनों के आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। यातायात में अवरोध पैदा हो रहे हैं। अतिक्रमण के कारण न केवल सड़क का उपयोग मुश्किल हो गया है, बल्कि यातायात के नियमों का भी उल्लंघन का ये कारण बनता चला जा रहा है। पैदल चलने वालों को सड़क पर चलने में बहुत ही खतरा हो रहा है। वाहनों के लिए भी यह मार्ग संकीर्ण हो गया है। इसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। कृपया इस अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की कार्यवाही करें, ताकि सड़क पर सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात चल सके। इससे मोहल्ले में भी सभी को आराम मिलेगा, यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सकेगी। धन्यवाद भवदीय रोहन। फोन नंबर। ओके, इस तरीके से ईमेल लिखनी है, ठीक है। जैसे अधिकारी को पत्र लिखा है ना, वैसे ईमेल के अंदर भी कंटेंट लिखना है। बस आपको ना ये शुरुआत में ये चेंज कर देना है, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और विषय, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सेंडर रिसीवर ये चेंज करना है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक लघु कथा लिखनी है। लघु कथा में आपको एक कैरेक्टर लेना पड़ता है। समय की कीमत का एहसास देर से होना, समय की बर्बादी से पछताना, समय का सही इस्तेमाल करना, समय का मूल्य समझकर जीवन में सुधार करना। तो आओ बच्चों समझते हैं समय के बारे में। तो लघु कथा लिखेंगे इस तरीके से। लघु कथा का टॉपिक क्या है? लघु कथा का टॉपिक है समय का मूल्य। लघु कथा। किसान रामू, मेरी लघु कथा का नाम, जो लघु कथा का मेरा हीरो है वो है किसान रामू। रामू दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि समय की कीमत क्या होती है। वह हमेशा सोता रहता, काम करता रहता, बिना ये सोचे कि समय की बर्बादी से कितनी बड़ी हानि हो सकती है। एक दिन रामू के खेतों में अकाल पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि समय का सही उपयोग नहीं करने की वजह से उसकी खेती का नुकसान हो गया। अब वह पछता रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब हर पल का वो मूल्य समझेगा और काम को बेहतर तरीके से करेगा। रामू ने अपनी आदतें बदली, समय का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने न केवल अपनी खेती को बचाया, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाया। उसे समझ में आया कि समय एक अनमोल चीज है, जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इसे समझ सकते हैं, समय का मूल्य लघु कथा के बारे में। ओके, और भी लघु कथाएं मैंने लिखी हुई हैं बच्चों, आपको मैं दिखा भी देता हूं एक बार। जैसे कि एक लघु कथा का यहाँ पे मेरा टॉपिक है विवाह और जिम्मेदारियां। ठीक है, देख लीजिए, विवाह और जिम्मेदारियों के मामले में मैंने सोनाली समीर का विवाह करवा दिया एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए हैं इस तरीके से। और भी एक आदि मैंने आपको करवा रखी है लघु कथा, दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, ये लघु कथा है बच्चों रिश्तों की अहमियत के मामले में। ठीक है, और इसका मेरा नायक है मयंक, जो कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, रिश्तों की अहमियत के बारे में। चलो एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसे पूरा कर देंगे। क्वेश्चन है, प्रकाश और नैना सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करते हैं। प्रकाश मानता है सोशल मीडिया के जरिए लोग सीखते हैं, जबकि नैना इससे होने वाली समस्याओं पर ध्यान देती है। अब इस पे संवाद आपको लिखना है 4 नंबर में। तो आओ बच्चों संवाद लिखते हैं। तो सोशल मीडिया का प्रभाव, संवाद। प्रकाश कहता है, अच्छा नैना, क्या तुमने देखा कि सोशल मीडिया कितना प्रभावी हो सकता है? नैना ने कहा, हाँ ये सही है, लेकिन कभी कभी यह मानसिक दबाव भी बढ़ा देता है। प्रकाश कहता है, हाँ नैना सही कहा तुमने, लेकिन इसका अगर हम सही उपयोग करें तो हम इससे ज्ञान, जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं। नैना ने कहा, हाँ हाँ प्रकाश क्यों नहीं, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे आजकल समय बर्बाद करते हैं और लोगों को इनसिक्योरिटी भी फील होती है। ठीक है, प्रकाश कहता है, सही कहा नैना, मैं मानता हूं, लेकिन इसका हमें संतुलित उपयोग करना चाहिए, बैलेंस उपयोग करना चाहिए। नैना ने कहा, हाँ सही है, हमें सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। केवल इसके पॉजिटिव साइड देख के हम इसको उपयोग करने में नहीं यूज कर सकते, इसको नकारात्मक पहलुओं को भी समझना होगा। प्रकाश कहता है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो यह बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जैसे आप इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पेपर की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ये बात है। नैना कहती है, हाँ हमें सिर्फ मनोरंजन के बजाय ज्ञान प्राप्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्रकाश कहता है, ठीक है, हम इसके लाभ और हानि को समझकर इसका उपयोग कर सकते हैं इस तरीके से। और भी संवाद आपको मैंने करवाए हुए हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूं। ये संवाद है बच्चों, ये कहाँ गया, हाँ ये संवाद है,
सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के ऊपर। इसमें शिव और दीपिका का संवाद है ये, ठीक है। और एक संवाद मैं दिखा दूं आपको, संवाद पर्यावरण संरक्षण के उपाय के ऊपर है, तो ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटा 1.5 घंटे के एपिसोड के अंदर क्लास 9th के अपने हिंदी के सब्जेक्ट के लिए एक जो इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर था ना हमारा दूसरा वाला, इसको पूरा कर लिया है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अभी तो आपने केवल ये दूसरा सैंपल पेपर किया है। इस वीडियो के बाद कम से कम 6 से लेकर 7 या फिर यूं कहें कि टोटल 8 मान के चलो, कुल मिलाकर 10 आपके सैंपल पेपर्स की वीडियोस आएंगे। और जिस बच्चे ने 10 पेपर कर लिए ना, 80 में से उसके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपने, वीडियोस जो भी आती है सैंपल पेपर्स की बिल्कुल एंड तक देखा कीजिए, जो क्वेश्चन आपको बताया जाए उसको ढंग से समझा कीजिए, बस यही चीजें हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बस फिर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सैंपल पेपर नंबर 3 की वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो इस वीडियो को आपने क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। लाइक कर देंगे तो और अच्छा लगेगा हमें, और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए आप उसको देख सको और तैयारी कर सको, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।